दोस्तों नमस्कार। बहुत सारे मित्रों का संदेश आया है फ़ोन कॉल्स के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से कि सर हमारे यहाँ पूरे बिहार में अभी वर्तमान में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के तहत चुनाव हो रहे हैं, तो हम अपने प्रत्याशियों का चुनाव कैसे करें, उन्हें किस मापदंड के आधार पर हम कैसे तय करें कि ये प्रत्याशी मेरे लिए योग्य हैं और इन्हें हम चुनेंगे तो विकासात्मक काम के साथ साथ क्षेत्र में अमन चैन और शांति रह पाएगी और एक नई राजनीति पनप पाएगी। तो इस पर मैंने आज गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आप सभी मित्रों को शुभकामना के साथ मैं एक इस वीडियो संदेश के माध्यम से कुछ ऐसी चीज़ें जो ज़रूरी है अपने प्रत्याशियों को चुनने से पूर्व उनमें है या ना है इसकी समीक्षा करने की, देखने की, तो वो क्या चीज़ें हैं इस पर बातचीत करने के लिए हम लोग आज इस वीडियो संदेश के माध्यम से आपको वो तमाम टॉपिक पर एक एक करके हम अपने विचार रखेंगे और आपसे शेयर करेंगे। तो सबसे पहले आप अपने प्रत्याशी में यह देखिए कि जो व्यक्ति चुनाव के लिए आपके समक्ष आया है प्रत्याशी के रूप में, क्या वह जुआ है। एक प्राथमिकता तो ये हुई कि वह जुआ है कि नहीं है। दूसरी कि क्या उसे राजनीति की समझ है। तीसरी, क्या वो समाज सेवी व्यक्ति है, क्या वो उसकी एक लंबे समय से सामाजिक कार्यों में रुचि रही है। तो इन चीज़ों को शुरू के तीन चीज़ों को मैंने इसलिए कहा कि यदि अगर वो जुआ है तो निश्चित रूप से वो चीज़ों को एक सक्रिय तरीके से करना शुरू करेगा और लंबी पारी राजनीति में एक लंबी पारी के लिए वो तैयार हो सकता है या तैयार होकर आया है। इसकी संभावनाएं अधिक हो जाती है क्योंकि वो जुआ है और नए तरीके से लड़ने आया है। तो आप उनको जुआओं को, सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण विषय है कि आप जुआओं को सपोर्ट करें, जुआओं को आगे लाने का प्रयास करें। और दूसरी चीज़ें, क्या वो व्यक्ति जो ये राजनीति में आया है वो पहले से सामाजिक कार्यों में रुचि रखता है कि नहीं, कोई सामाजिक कार्य किया है या नहीं किया है। यदि अगर वो कोई सामाजिक कार्य किया होगा तो उसे समाज के संदर्भ में बहुत चीज़ों को समझा होगा, जाना होगा, देखा होगा, उसे आम लोगों के बीच जाने का मौका मिला होगा, वो समझ रहा होगा कि हम लोगों के मन मिजाज के साथ कैसे एक्शन लें, किस तरह से काम करें कि हम लोगों के लिए जनप्रिय बन सकते हैं। तो आप इस चीज़ को भी देखिए कि आपके समक्ष जो प्रत्याशी हैं वो जुआ के साथ साथ सामाजिक कार्यों में रुचि रखते हैं कि नहीं। आप ऐसे प्रत्याशियों को कभी मत मौका दीजिए जो केवल चुनाव के वक्त आते हैं। अब वो इसलिए आते हैं चुनाव के वक्त कि उन्हें एक पार्ट टाइम जॉब चाहिए, फुल टाइम जॉब के लिए तो आए नहीं हैं। राजनीति भी मित्रों एक जॉब है, लेकिन कैसे हम उन्हें नेता चुने जो पूरे लाइफ के लिए राजनीति करने हमारे साथ आए। अगर हम किसी पार्ट टाइम जॉब के लिए आए हुए नेता को चुनेंगे तो निश्चित रूप से अगर वो जीतता है तो एक टर्म के लिए रहेगा, फिर दूसरा टर्म में अगर हार जाता है तो वो अपने कार्यस्थल पर वापस चला जाएगा, क्योंकि वो उसका ये काम तो था नहीं अस्थायी रूप से। और अगर हम ऐसे लोगों को चुनते हैं जिन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया है कि अब मैं राजनीति करूंगा, मेरा टोटल वर्क जो है राजनीतिक होगा और पूरे जीवन मैं राजनीति को दे रहा हूं, तो ये निश्चित रूप से इनके कार्यकर्ता, इनके लोग, आम जनता कभी ठगा महसूस नहीं करेंगे। तो हम ये इस बातों को अपने मापदंड के आधार पर इन बातों को तय करें कि हमें चुनने से पूर्व इस तरह की गतिविधि को सक्रिय रूप से देखना होगा। दूसरी चीज़ें, जो व्यक्ति हम लोगों के समक्ष आता है वो क्या पहले किसी पद पर रहा है। पहले अगर वो किसी पद पर है और कंटिन्यूअस उस पद पर रहते आ रहा है तो निश्चित रूप से उसे बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि उसके पास कोई विजन नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है केवल उस पद को प्राप्त करने के लिए। वो 5 साल इसीलिए काम करता है कि यह पद उसे कैसे प्राप्त हो। तो निश्चित रूप से आप अगर उसे कंटिन्यूअस चुनते जाएंगे तो वो केवल पद पर बने रहने के लिए काम करेगा। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बातचीत, अभी बहुत सारे जगहों पर यह देखने को मिल रहा है कि जिनकी उम्र 60 से क्रॉस कर गई है वैसे लोग भी जनप्रतिनिधि के पद पर बैठे हुए हैं। अब 60 से क्रॉस कर गए लोगों की को आप जब चुनेंगे
तो एक तो जुआ कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, बुजुर्ग और जुआओं के बीच एक कम्युनिकेशंस नहीं बन पाएगी। दूसरी, वह व्यक्ति 60 के बाद केवल पद पर बने रहने के लिए काम करेगा कि हम पद पर कैसे बने रहें। वो इससे इतर जाकर बहुत सारे व्यापक सामाजिक उद्देश्यों को लेकर कोई आंदोलन, कोई क्रांति लाने का प्रयास वो कभी नहीं कर सकता। तो इसलिए उम्र की सीमा भी आपके चुनने के मापदंड में शामिल होनी चाहिए। क्या प्रत्याशी आपके जो आए हैं वो धर्म की राजनीति करते हैं, वो जाति की राजनीति करते हैं? अगर आपके प्रत्याशी धर्म और जाति की राजनीति करते हैं तो बेहद उनको नकारिए। ऐसे लोगों को मत चुनिए जो धर्म के नाम पर विभेद करें, ऐसे लोगों को मत चुनिए जो जाति के नाम पर विभेद करें। आप ऐसे प्रत्याशियों को चुन सकते हैं जो आपके पास शैक्षणिक योग्यता बहुत कम रखता हो, मैट्रिक पास ही क्यों नहीं हो। हमारे संविधान जो है ये अधिकार दिए हुए है कि हम किसी व्यक्ति को चुन सकते हैं, वो अशिक्षित व्यक्ति को भी चुन सकते हैं। अगर वो मैट्रिक पास भी है तो हम उसे चुनें, लेकिन राजनीति की उसके पास समझ होनी चाहिए। राजनीति में वह लंबी पारी खेलने के लिए आया हो, वह जाति और धर्म की राजनीति नहीं करता हो, वह सामाजिक कार्यों को करने में रुचि रखता हो, और वो अगर कोई पद पर है तो सबसे पहले ये निगाह दौड़ाइए कि पद पर सरकार की जो योजनाएं थी उसको वह कैसे फलीभूत किया, कैसे अपने पंचायत में, अपने क्षेत्र में लोगों को बीच लेकर गया। और जो योजनाएं सरकार की तरफ से आ रही थी उसे तो हर जनप्रतिनिधि करते हैं, हर लोग करने का प्रयास करता है, कोई थोड़ा कम करता है, कोई ज़्यादा करता है। लेकिन ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप उनको वो कोई योजना, कोई ऐसा प्लान क्रिएट किया कि नहीं। योजनाओं के, सरकार के, गवर्नमेंट की प्लानिंग के इतर एज ए जनप्रतिनिधि या नेता के रूप में क्या उसने कोई ऐसी योजना बनाई जिससे जनमानस को व्यापक फायदा हो सके, जिससे लोगों को लगे कि एक उम्मीद का किरण जग सकता है? क्या वो कोई प्लानिंग क्रिएट करके दिया कि आप शैक्षणिक स्तर पर क्या सुधार ला सकते हैं, आप स्वास्थ्य में क्या सुधार ला सकते हैं, आर्थिक स्तर पर क्या सुधार ला सकते हैं? अगर ऐसा नहीं किया तो वो सीखने वाला नेता नहीं है और लंबा सफ़र, लंबी पारी तय करने वाले नेता नहीं है। तो मित्रों, आप प्राथमिकता के आधार पर मैंने यहाँ कुछ पॉइंट्स आपको बताए हैं, इसे चुनने में आप शामिल कर सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट एपिसोड में बहुत सारी बातों को लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।